अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वैसे तो इमरान खान से जेल में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो मुतनाज़ बना हुआ है, लेकिन ईद के दिनों में एक खान साहब से मुलाकात हुई, आज़म सवाती साहब की। ये गैर मामूली मुलाकात, लेकिन इसके बाद एक पैगाम जारी किया गया जिसके ऊपर हमने भी बात की, जिसमें आज़म सवाती साहब ने हल्फ लेके बात कही कि खान साहब ने उनको कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करो, और इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते हैं इसके लिए किस तरह से या क्या रूट लेना है उसके लिए मज़ीद डिटेल्स भी खान साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस राब्ते इस्तवार करो। अब ये जो बात है इसके ऊपर पहले तो पार्टी के अंदर से शकूक व शुबहात और सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब मुलाकात हुई है पार्टी के दीगर लीडरान की, बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र साहब, तो अली ज़फ़र साहब ने ही आसमा शिराजी साहिबा के शो में आकर इस बात की तस्दीक की कि आज़म सवाती साहब जो बात कह रहे हैं खान साहब ने उसको ओके किया है, खान साहब ने उसकी तस्दीक की है। बल्कि ये भी बताया कि ना सिर्फ खान साहब ने राब्तों की इजाज़त दी है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि अपने केसेस में रिलीफ के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए वो ये राब्ते करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने गो अहेड दिया है। फिर इसी प्रोग्राम के अंदर उनसे सोशल मीडिया से मुतल्लिक सवाल हुआ, क्योंकि आपको याद होगा माजी में भी जब इस तरह के राब्ते या बातें या कोई ना कोई बैकडोर चैनल से बातचीत होती रही है, तो फिर सोशल मीडिया से कोई ना कोई बयान या खान साहब का या पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जारी हो जाता था, जिसकी वजह से खबरें होती थी कि जी जो राब्ते थे उनमें कुछ तातुल या बदमज़गी हो गई। जब ये सवाल अली ज़फ़र साहब से इस प्रोग्राम के दौरान हुआ तो उन्होंने सख्त बयान और इसकी वजह से जो गज़ पहुंचती है इस तरह के राब्तों को उसका इतराफ़ किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सोशल मीडिया पर जो इनफरादी आरा होती हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पार्टी किस तरह से उसको कंट्रोल करे ये ज़रा एक मुश्किल टास्क है और समझ से बालातर है। ये भी कहा कि खान साहब ने इस मामले के ऊपर कोई मखसूस हिदायत नहीं दी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, न सिर्फ सोशल मीडिया में सख्त बयानबाजी जो कि माजी में होती रही है और उसने इस तरह के राब्तों को अफेक्ट भी किया है, इसका इतराफ़ पार्टी के अपने रहनुमा भी करते रहे हैं, बल्कि जो मौजूदा हालात वाक़यात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको सख्तियों का सामना है, चाहे वो रियासत मुखालिफ बातों के ऊपर एक इंक्वायरी हो जो चल रही है उसके सिलसिले में मज़ीद सख्त इक़दाम हों जो कि लिए जा रहे हैं, या फिर एक जनरल ओवरऑल माहौल। ऐसे में जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी इमरान खान ने इस राब्ते की ख्वाहिश का इजहार किया और कोशिशें करने का कहा है, क्या इस तरह की कोशिशों की कोई गुंजाइश भी है या कितनी गुंजाइश है मौजूदा हालात में? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानते हैं और समझते हैं। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब, शहजाद इकबाल साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप कहिएगा, ये जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ा इस वक्त अजीब सा माहौल है। एक तरफ हम देखते हैं ख्वाहिश का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सख्ती भी हो रही है। कितनी गुंजाइश आपको लगती है इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है कि गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। अब बुनियादी बात यह है कि दुनिया में कभी भी जब झगड़ा हो रहा हो और दोनों लोग आपस में सियासत में हो, चाहे आम लड़ाई हो, अगर वो जिद में हो तो जाहिर है कभी भी मसालत नहीं हो सकती। लेकिन अगर लचक दिखाएं, हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटे, तो फिर रास्ता निकल आता है। आप देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद अपने पोजीशन से पीछे हटे, गांधी अपनी पोजीशन से पीछे हटे, अंग्रेज भी हटे और पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान की तकसीम भी हो गई, आज़ादी भी मिल गई। इसी तरह दुनिया के जितने बड़े बड़े मुआहदे देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बड़ी हमारे पास मिसाल नहीं है। सुलह हुदैबिया जो है, ये मुसलमानों का जो मौक़िफ़ था उससे लगता था कि जैसे हम पीछे हट गए, और उस वक़्त कई सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ये बात कही भी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको मान लिया, और आप देखें फिर उसके असरात जो हैं वो बड़े पॉजिटिव आए सुलह हुदैबिया के। इसी तरह सुलह हमेशा लड़ाई से बेहतर होती है, और पीटीआई या गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, मेरी तो तीनों को बार बार पिछले कई साल से ये एडवाइस है कि भाई अपनी अपनी पोजीशन पे रह के कभी सुलह नहीं हो सकती। हर एक को थोड़ी थोड़ी कुर्बानी और फिर उसके नतीजे में सबको फायदा, इस पे मुआहदा होता है। कभी भी जाहिर है कोई मुआहदा इसलिए नहीं करता कि मुझे नुकसान हो जाए।
तो हमेशा फायदे के लिए मुआहदा किया जाता है, तो सबको थोड़ा नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क को फायदा होगा। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मुल्को कौम के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, तो इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन डेफिनेटली मौजूद है, क्योंकि जो पीटीआई का स्टांस है वो बानी के अलावा और बहुत से लोग पेश करते हैं, और उससे न सिर्फ वो गवर्नमेंट को आर्मी के बंदों के नाम लेके, हमारे मीडिया के बंदों के नाम लेके, बहुत इवन पीटीआई के लोगों के नाम लेके जो सबो शतम किया जाता है, वो हमेशा से ये लग रहा है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, मुल्क के अंदर सुलह सफाई हो, मफाहमत हो। तो अब इसका तदारक किसने करना है? क्योंकि आप देखें दुनिया भर में जब इवन मुल्कों की सीज फायर होती है, तो उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी बंद की जाती है, अब मुज़ाकरात होते हैं। तो ये गोलाबारी जो है, इसका अल्टीमेटली तो नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को भी पहुंच रहा है, पीटीआई को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और इससे आवाम को जो नुकसान पहुंच रहा है, सिस्टम को, जमहूरियत को, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो एक बेयकीनी है, अदम इस्तेकाम है सियासी तौर पर, और सबसे ज्यादा नुकसान तो पीटीआई को है। तो इसलिए पीटीआई अगर ये इनिशिएटिव लेती है तो उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त पूरी फिजा में ये है कि ये जब वो इस तरह का स्टांस लेते हैं, खुद ही बाद में उसका अबताल करते हैं, रद्द कर देते हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन जब तक खत्म ना हो, उतनी देर तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं है। अच्छा सर, मजीद इसके ऊपर एक फॉलोअप सवाल है, लेकिन पहले मैं चाहूँगी ज़रा सबके कमेंट्स लें, उसके बाद वापस इसको रीविजिट करते हैं। शहजाद इकबाल साहब, लेकिन ये वाला जो मामला है कि खान साहब या फिर पीटीआई हमेशा राब्तों की बात करती है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बैक ट्रैक हो जाता है सारा मामला, इस बार कितनी संजीदा आपको नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो मुझे इसमें कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र नहीं आती। जब पार्टी डिनाई कर रही होती है या मीडिया पे इतनी बहस होती है कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि वो बात करने के लिए तैयार है, और इसको शायद पीटीआई की या इमरान खान की पॉइंट ऑफ वीकनेस के तौर पे दिया जाता है, मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। डे 1 से जब जेल में नहीं गए थे, उस वक्त से भी इमरान खान का क्या कहना था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, जिसके पास असल ताकत है उससे बात करना चाहता हूं। हाँ, उन्होंने अगर डिनाई किया है तो हुकूमत या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ बैठने में डिनाई किया है। उन्होंने कभी मेरे ख्याल से अपनी इस ख्वाहिश को छुपाया नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करके अपने मामलात को सेटल करना चाहते हैं। उनका बयान चाहे रिपोर्टर्स के थ्रू आता हो, चाहे पार्टी मेंबर्स के थ्रू आता हो, तो मेरे लिए इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने पे पार्टी को गो अहेड दे दिया है या पार्टी को उन्होंने कहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ो। जहां तक सवाल है कि इस वक्त क्या हालात इस तरह के हैं जिसमें गुंजाइश पैदा हो सके किसी मुस्बत नताइज की, देखिए वैसे अगर हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यही समझेंगे कि तमाम चीज़ें, तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो अंडर कंट्रोल है, अदलिया की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, पार्टी में जितनी तकसीम है उसकी वजह से कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट तो हो नहीं सकती। जो ख्वाहिशात इनकी डोनाल्ड ट्रंप से थी कि वो आते साथ कोई ट्वीट कर देंगे या कोई पैगाम देंगे, इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, वो होता भी नजर नहीं आ रहा। तो उनके पर्सपेक्टिव से आप देखें तो वो चीज़ें कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, इस पर वक्त लग सकता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन वो इसलिए सस्टेनेबल नहीं क्योंकि उसकी वजह से जिस सिस्टम को आपने जिसमें उतनी तब्दीलियां की हैं वो मुझे नहीं लगता है कि एक लंबे अरसे तक जारी रह सकती है। चाहे उसमें 26वीं अमेंडमेंट हो, पैका लॉ हो, या फिर जजेस की तादाद बढ़ाना, या दीगर जो फैसले किए गए हैं और बल्कि पार्लियामेंट से बुलडोज किए गए, तो ये कब तक और किस हद तक आप कर सकते हैं? और इसीलिए मेरे ख्याल से अभी भी हम देख रहे हैं कि दोबारा एक फिजा क्रिएट हुई है बातचीत करने की। ईद के दिन जब बहनों की मुलाकात नहीं हो सकती तो अली अमीन गंडापुर साहब मिलते हैं, वेडनेसडे मुलाकात का दिन नहीं होता लेकिन स्वाति साहब मिलते हैं जाके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। इनफैक्ट जो खबरें सोशल मीडिया पे काफी अरसे से गर्दिश कर रही थी, फिर अंसार अब्बासी साहब ने भी उस पर स्टोरी की कि जो बिजनेसमैन और डॉक्टर्स आए वो ना सिर्फ वो डीजीआई से आके मिले हैं बल्कि वो अडियाला जेल में इमरान खान से भी मिले। तो ये सब कुछ जब हो रहा हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर, लेकिन अली जफर साहब ने इसकी कल तरदीद की इसी शो के अंदर, आसमा साहिबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई।
हो सकता है उन्होंने तरदीद की हो। खैर मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को कोट कर रहा हूं, मेरे पास अपने कोई इस पे जराए नहीं है जो मुझे कंफर्म कर सके। बहरहाल पीटीआई ने तो ये भी डिनाई किया था कि चेयरमैन गौहर साहब जो है वो नहीं मिले थे आर्मी चीफ से पेशावर में, लेकिन उनकी मुलाकात हुई थी और हमने देखा था ना वो उस वक्त फुटेज में कहीं सामने आए थे, ना जो एलामिया आया था उस मीटिंग का उसमें उनका कोई जिक्र था, लेकिन बाद में एवरीवन गॉट टू नो कि उस मीटिंग में भी वो मौजूद थे और बाद में उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी हुई थी। खैर जो पॉइंट मैं आपसे बता रहा था कि इस वक्त जो डॉक्टर्स भी आके मिले हैं उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दोबारा बातचीत हो रही है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद ये रियलाइजेशन हो कि इस तरह एक बड़ी पार्टी, बड़े लीडर को ज्यादा देर जेल में रख के हम सस्टेन नहीं कर सकते, कब तक कवानीन तब्दील किए जाएंगे। शायद कांग्रेस में जो बिल हो वो उसकी एक वजह हो, या एक तो कंसर्न ये तो जेन्युइन है ना जो सोशल मीडिया से हो रहा होता है, ये पीटीआई के लिए तो है, पीटीआई की लीडरशिप के लिए तो है, लेकिन दूसरों के लिए भी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई नेगोशिएशन की बात होती है पहला मुतालबा ये होता है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको खामोश कराएं, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो जब ये डिमांड होती है तो उसका मतलब ये है कि वो एक कंसर्न जरूर है। अब देखिए इसमें सोशल मीडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान को लेनी पड़ेगी अगर वो किसी किस्म की मुफाहमत चाहते हैं कि उनके अपने पर्सनल अकाउंट से या पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कोई बयानबाजी नहीं होगी, और माजी में होती रही है, 1971 के हवाले दिए गए हों या बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को बुरी गुजरती है वो उन अकाउंट से हुई हैं। अब ये बाकी यूट्यूबर्स क्या बात कर रहे हैं उस पर मेरे ख्याल से ना तो कंसर्न होना चाहिए बहुत ज्यादा पार्टी को, ना दूसरी साइड को, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, क्योंकि कोई यहाँ पे हमें नहीं पता, वी डोंट नो द इंटेंट। कोई डॉलर कमाने के लिए बैठा होगा, कोई जेन्युइनली पीटीआई के साथ होगा, किसी का कोई और कंसर्न हो सकता है, तो उसका तो मेरे ख्याल से कोई ठेका नहीं ले सकता कि वो लीडर्स क्या कह रहे हैं। हाँ, जो ऑब्वियसली जो किचन कैबिनेट है, जो लोग पीटीआई से क्लोजली एफिलिएटेड है या जो ऑफिशियल अकाउंट्स है, उनको खामोश होना पड़ेगा अगर ये मुफाहमत आगे बढ़ता है। लेकिन क्या ये कोई नतीजा खेज होगा मुझे नहीं पता। इट ऑल डिपेंड्स दो चीजों पे, एक तो ये कि हुकूमत पे प्रेशर कितना है, दबाव का प्रेशर कितना है बातचीत करने का, और दूसरा ये कि इस वक्त राय क्या है, क्या इमरान खान को मजीद अंदर रखकर जो है ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगा, या अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मेरे ख्याल से इन चीजों पे इवैल्यूएट करेंगे और इसके बाद ही शायद पता चले कि ये मुज़ाकरात किस नतीजे, इसके क्या नतीजे निकलते हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या इमरान खान की रिहाई तक की गुंजाइश अभी मौजूद है, और अगर उससे पहले जो सारा प्रोसेस है, एटलीस्ट बातचीत, क्या आपको लगता है इस वक्त रियासत का क्या मूड नज़र आ रहा है? उस तरह तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है और दावे भी करती है, लेकिन कितनी लचक दिखाई जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ या कोई स्पेस के लिए? नहीं, जल्दी रिहाई का अगर इम्कान होता तो फिर ये मुलाकातों की कोशिश ना होती। बज़ाते ख़ुद ये मुलाकातों की कोशिश और ख्वाहिश, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि जल्दी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। और इस तरह शहजाद ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ सतहों पे कोशिश की गई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेरी जो मालूमात है वो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और उनकी तरफ से एक ही जवाब दिया जाता है कि आप लोग जाके हुकूमत के साथ बात करें। तो इसलिए जब हुकूमत से इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं ये बेख्तियार हुकूमत है, इसके होते हुए तो मुझे जल्दी उनकी रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। सर, और अगर रिहाई की इंतहा को ना हम कंसिडर करें, हम बाकी जो मरहले होते हैं दरमियान में कि पार्टी के लिए कोई ना कोई रिलीफ, हसीनान की और बहुत सारी बातें, उसकी कितनी आपको इस वक्त लचक या गुंजाइश लगती है सिस्टम में? वो देखें, पार्टी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, 2-3 दड़े हैं, और उधर भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है जो राब्ते में हैं और जो दूसरी तरफ के साथ उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ा हुआ है, तो उनको तो रिलीफ मिलती रहती है मुख्तलिफ चीज़ों में। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है कि जिनको कोई रिलीफ नहीं मिलती। तो ये भी एक मसला है कि सबके साथ यकसा सलूक दूसरी तरफ से भी नहीं किया जा रहा। अच्छा सर, ये जो गैर मामूली मुलाकातों की इजाज़त, फिर इसको कैसे ताबीर करें? वही मैंने आपको बता दिया ना कि मखसूस लोग होते हैं जिनको जो उधर पॉजिटिव लिस्ट में हैं इस्टेब्लिशमेंट के, हाँ, तो उनको मुलाकातों की इजाज़त मिलती है। सिर्फ मुलाकातों की इजाज़त नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, उनको वैसे तो क्या ये इशारा ये नहीं करता कि कहीं ना कहीं दरमियान में चीज़ें, मामला फहमी, उसकी गुंजाइश मौजूद है दूसरी तरफ भी, यानी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की तरफ?
नहीं, रियासत तो मैनेज कर रही है ना अपने पीटीआई को भी और बाकी जमातों को भी, और उसमें अपने लिए रास्ता निकालती है, तो वो तो करेगी। लेकिन यहाँ पार्टी न एक पेज पे है तमाम पार्टी, वरना तमाम के साथ यकसा सलूक हो रहा है। और ये राब्ते भी आप देखें कि आज़म स्वाति साहब ने जिस तरह फरमाया कि उनसे कहा गया था, या इससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात है खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ गंडापुर के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि इस मिशन पे लगाए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से। या शायद इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएं, दबाव भी बरकरार रखें, सख्त बयानियाँ भी दें सोशल मीडिया के ज़रिए, और दूसरी तरफ राब्ता भी रखें, वहाँ से कोई अपने लिए रियायत भी हासिल कर ले। साफ़ी साहब, ये बातें क्यों हो रही हैं कि पीटीआई पे मजीद सख्ती हो सकती है या होने वाली है? ये बातें कौन कर रहा है? सर ऐसे कयास आराइयाँ हो रही हैं, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। मेरे इल्म में नहीं है कि मजीद फौरी, ठीक है, लेकिन सख्ती तो है, इसीलिए मैंने मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा रीमा उमर साहिबा, ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और पहले तज्जियाकारों ने कहा कि बहुत मामूली सी इशारे अगर गुंजाइश के हैं भी, तो आपको इस वक्त मौजूदा सिस्टम में क्या लगता है, इस तरह की कोई इंटेंशन भी है? जी शुक्रिया रीना। बहुत हम बात करते हैं कि पीटीआई में तजाद है, कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आते हैं, कभी कोई बयान आ जाता है फिर उसकी तरदीद हो जाती है, लेकिन आई फील इट्स द सेम वे विद द एस्टैब्लिशमेंट। नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई, चाहे वो लो लेवल पे हो या पार्टी में कुछ मखसूस लोगों के साथ हो, राब्ते तो नज़र आते हैं। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं जो दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट क्लेम करती है कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, आप हुकूमत से बात करें या आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, लेकिन फिर जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब ज़राए हैं या रिपोर्टर्स हैं या एनालिस्ट हैं, वो आके कहते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट में तो कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो वहीं खड़े हैं जहाँ 9 मई के बाद खड़े थे। तो ये जो कंफ्यूजन है, अब ये एक बात है मेरे लिए, ये समझ नहीं आती इसको किस तरह डील किया जाए कि एक तरफ पीटीआई एक आपकी बोनाफाइडे, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, अब तो उनको ये भी कह दिया गया है उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरी तरफ जो बहुत एक पावरफुल ताकत है वो डी फैक्टो है, उनका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हमें नज़र नहीं आता कि किसकी बात को एज एविडेंस लें कि ये वो सोचते हैं, तो हमें ज़राए पे रिलाय करना पड़ता है। पर मुझे तो कंफ्यूजन वहाँ से भी नज़र आती है कि वहाँ पे भी दोनों तरह खेला जा रहा है। एक कि नहीं, आप हुकूमत से बात करें, हम तो इस सिस्टम का या इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि वो हैं, तो उसको किस तरह लिया जाए। तो आई थिंक उस पर भी फोकस ज़रूरी है कि सिर्फ पीटीआई पे सब ने जो बात की मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन ये दूसरी तरफ वो भी मुझे काफ़ी वाज़े नज़र आता है। दूसरी बात ये अलीना, कि जब हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया है, इस पे काबू पाने की ज़रूरत है पीटीआई को, इस पे भी मुझे एक सवाल है मेरा कि पाकिस्तान में कोई भी अगर सियासत कर रहा है तो वो किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बात कर सकता है, किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज कर सकता है। क्योंकि ये तो सही बात है कि कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो हदें पार कर देते हैं, वो इतना पर्सनलाइज्ड किस्म के थ्रेटनिंग और हॉस्टाइल किस्म के बयानात देते हैं। लेकिन कुछ लेजिटिमेट तनकीद भी है जो होनी होती है। तो अगर यहाँ बैठ के मुझसे तो ये नहीं कहा जाएगा इन गुड फेथ कि पीटीआई को बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अहम इम्पोर्टेंट सियासी जमात हैं, ऑपोजिशन की जमात हैं इस वक्त, वो बंद कर देंगे ये बात करना, तो फिर कौन करेगा इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पे बात, या इस्टेब्लिशमेंट की जो अग्रेशन है या उनकी जो ट्रांसग्रेशन है उस पे बात। तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत पे तनकीद करें, हम पे ना करें, लेकिन ये क्या फेयर डिमांड है? हम सब भी ये बात करते हैं, बहुत से लोग, कि हाँ ये पीटीआई को नहीं करना चाहिए, नेगोशिएशन के लिए ये एक कंडीशन है,
लेकिन वो हम कौन रह जाएगा यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात करने के लिए? ऑलरेडी हमारी जो डिबेट होती है सियासत पे, वो उस पे इतनी रेड लाइंस हैं, तो फिर क्या हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जब तक ये नेगोशिएशन नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात नहीं होगी और सब ये मानेंगे कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो सब कुछ चला रही हैं, ये तो फिर एक झूठ होगा अपने आप से भी बोलना। ठीक है। सो आई डोंट नो, मैं क्योंकि रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरे पास खबर नहीं आती, ना ही मैं अपने आप को एक पार्टी समझती हूँ इस पूरे सिचुएशन में। प्योरली नहीं, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो यूट्यूब पर हमें देखने वालों ने सवालात भेजे उनको एड्रेस करते हैं। वेलकम बैक। आपके भेजे गए यूट्यूब के ऊपर जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सुहेल साहब, आपसे पहला सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या ये बलोचिस्तान में हालात बेहतर कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के हालात पे सब सियासी पार्टियों को बैठ के बात करनी चाहिए और सियासत में कितना मुमकिन है वो सारे इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला बहुत परेशान कुन होता जा रहा है पूरी रियासत के लिए और पूरी सियासी जमातों के लिए। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं या बलूचिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे बैठ के मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा रिव्यू भी करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी पॉलिसी है वो किस हद तक उससे फ़ायदा हो रहा है, किस हद तक नुकसान हो रहा है, और आगे हम पाकिस्तान के रियासत जो है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है और बलूचिस्तान की हुकूमत है वो क्या कर सकती है जिससे इस मामले के हल को या कम से कम इस मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या किया जा सकता है फौरी तौर पर, और दूर रस क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। पूरी कौमी दानिश जो है वो बरूए कार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरात जो हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला हाथ से निकल जाए। तो इस पे सब बैठ के जो है वो एक मुतफ़िका, जिस तरह दहशतगर्दी पे सब ने बैठे थे और एक लाया अमल बनाया था, इसका एक सियासी पहले हल जो है उस पर पूरा गौर व फिक्र होना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। सर, इस सब के लिए जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका रोल की क्या अहमियत है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो माजी में डॉक्टर अब्दुल मालिक को बनाया और अख्तर मैंगल साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ऐसा लगता है कि वो बलूचिस्तान का कोई सियासी हल और वहाँ के जो वो बलूचिस्तान के वो लोग जो सियासी अमल में शरीक हैं उनके साथ वो मुशावरत करते थे या उस तरफ जाना चाहते थे, इसलिए उनकी रेलेवेंस तो है। और डेफिनेटली डॉक्टर मालिक या अख्तर मैंगल या दूसरे लोग शायद उनकी बात सुने जो, और वो किसी की इस वक्त शायद किसी की वो इतना क्रेडिबल नहीं समझते कि उसकी बात सुने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। अगला सवाल जी रीमा आपसे खावर अहमद पूछ रहे हैं कि कसूर में मुबैना डांस पार्टी पर छापे के बाद बनाई गई वीडियो जो वायरल हुई उसमें ख़वातीन की शनाख्त ज़ाहिर करना और ज़बरदस्ती चेहरे दिखाने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है। क्या पुलिस का ये रवैया कानून, इंसानी वक़ार और प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या सिर्फ अफसरान का मुअत्तल हो जाना इसमें काफ़ी है? अच्छा ना, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है सामने और उसमें बहुत सी और अजीबोगरीब बातें हैं। उसमें यह है कि पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे, उन्होंने रिश्वत लेके ये पार्टी जो है वो अरेंज करवाई। फिर उसके बाद एक पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे जिन्होंने पहले ही खबर कर दी कि रेड होने वाली है। फिर कुछ लोग उस पार्टी से चले गए। फिर पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे जिन्होंने रेड की और वीडियोस बनाई और फिर उन्हें सोशल मीडिया पे डाला और जो आप कह रही हैं वायरल किया। अब इस पे अपेरेंटली क्रिमिनल नौयत की इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और केसेस भी चल रहे हैं। और ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें कि आपने एक गैर कानूनी चीज़ की इजाज़त दी, उसको फैसिलिटेट किया, फिर आपने गैर कानूनी तौर पे वीडियोस बनाई, उन्होंने वायरल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपने पहले ही रेड की आगाही दे दी जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे। तो ये आपको दिखाता है, टू बी ऑनेस्ट, एक तो इशू है इसका प्राइवेसी का कि जहाँ यंग लोग होते हैं आपको होता है कि आप उन्हें पब्लिकली शेम करें, उन्हें हरासा करें, उन्हें डराएं धमकाएं, उनकी वीडियोस पब्लिक करें और फिर आप देखें किस तरह की कमेंट्री होती है उन वीडियोस पे। और ये बहुत छोटे बच्चे थे, कॉलेज गोइंग बच्चे लग रहे हैं, कुछ तो शायद माइनर्स होंगे,
जिनकी वीडियोस आपने उनसे पूछे बगैर, उनके कंसेंट के बगैर, कोई केस साबित हुए बगैर आपने पब्लिक कर दी। तो ये तो इन एनी केस एक वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू लिबर्टी का। लेकिन उसके बाद आप देखें आपने उन बच्चों को कितना वल्नरेबल बना दिया, उनकी शक्लें साफ नजर आ रही हैं और उस पर किस तरह की बात हो रही है। हमारा सोशल प्रॉब्लम भी दिखाता है कि ज्यादातर लोगों ने आउटरेज नहीं हुए कि ये कैसे किसी की वायलेशन हुई है प्राइवेसी की। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पार्टी क्यों हो रही है, लोग इस पे क्यों जाते हैं, ये किसके बच्चे हैं, और उन पे कैरेक्टर असैसिनेशन। तो ये पुलिस का तो रोल इसमें बहुत ही अजीब सा लगता है, हर तरह से वो मुलविस लगते हैं और आई होप इस इंक्वायरी का कुछ बने आगे। लेकिन सोसाइटी का भी आप रोल देखें कि जब रियासत के नुमाइंदे हैं पुलिस वाले, उनकी तरफ से इस तरह की वायलेशन होती है तो हम विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं कि वो क्यों गए, वो क्या कर रहे थे, वो किसके बच्चे हैं। सो ये ओवरऑल काफ़ी परेशान कुन वाक़या था एंड आई होप कि अपनी कोई कंक्लूजन की तरफ पहुंचे और कोई बेहतर कंक्लूजन ही हो वो। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहब एक्सप्लेन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आप लोगों के भेजे गए सवालात हम तज्जियाकारों के सामने रख रहे हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछा जा रहा है, ये जो अभी मिनरल समिट भी हो रहा है और बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर एक मौजू बना हुआ है। बैरिक के जो CEO हैं उन्होंने दावा किया है कि रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान को आलमी माइनिंग नक्शे पर लाएगा। क्या रेकोडेक मंसूबा वाकई पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात के शोबे में नुमाया मकाम दिला सकेगा? जी देखें, एक अरसे से पाकिस्तान के बारे में बात की गई है कि हमारे पास मिनरल्स जो हैं वो बेतहाशा हैं, साइज बहुत है, वैल्यू बहुत है, चाहे कोल हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, इसमें हम बहुत अमीर हैं। लेकिन ये एक जेन्युइन सवाल है जो हमें हैसियत पाकिस्तानी हम पूछते हैं कि अगर इतने मिनरल्स हैं तो आज तक पाकिस्तान उससे फायदा क्यों नहीं उठा सका है, और क्यों हम IMF के पास $1-1 बिलियन साल के लिए जाते हैं लेने के लिए। और उस दिन वजीर आजम साहब ने भी कहा कि बड़े मिनरल्स हैं। तो आई थिंक इसकी जो एक्सट्रैक्शन है या कोई प्रॉपर माइनिंग कभी की नहीं गई है। ये जो रेकोडेक वाला मामला है 2000 के बाद शुरू हुआ था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन इसके बाद लिटिगेशन में ये मामला 10-12 साल पड़ा रहा। पाकिस्तान के ऊपर $5.9 बिलियन की पेनल्टी थी, फिर इमरान खान के दौर में इसको दोबारा रीनेगोशिएट किया गया और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मामलात हैं इस प्रोजेक्ट के वो ऑन ट्रैक हैं। लिटिगेशन खत्म हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है कि किसको कितना शेयर होगा और उम्मीदें की जा रही है। मैंने क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो इनके हैं बैरिक गोल्ड के, उनका इंटरव्यू भी किया तो वो कह रहे हैं कि वाकई इसमें पोटेंशियल है, $70 बिलियन तक का है अगर इसको पूरे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। जो इसके कैश फ्लोज हैं वो ये बताते हैं कि अगर इसको फुली यूटिलाइज किया गया तो पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन मिल सकता है इससे सालाना, आगे जाकर, इनिशियल फेज में तो नहीं, जिसमें आधा ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का होगा, बाकी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। तो इसका पोटेंशियल तो है, लेकिन अब लेट्स सी इसमें आगे क्या उसी पेशरफ्त तेजी से बढ़ा जाता है या नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी का तो बहरहाल कंसर्न है, लेकिन दे आर ऑल्सो होपफुल कि क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी इतना अहम प्रोजेक्ट है तो इसमें सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत भी उसको मेक श्योर करेगी। पाक फौज ने भी कहा है कि वो इसको अश्योर करेंगे कि सिक्योरिटी इस एरिया में खासतौर पर अच्छी हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका इसमें फायदा होना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी है, चाहे उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, दूसरे जो भी बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के हो वो उन तक पहुंचने चाहिए। माली वसाइल जो मिले बलूचिस्तान को वो प्रॉपर्ली उन पे यूटिलाइज होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी कर देते हैं ये कहते हुए कि ये गेम चेंजर है। सीपैक के हवाले से कहा गया गेम चेंजर है। आज वही सीपैक के पावर प्लांट्स जो है वो हमें बड़े महंगे लगते हैं, उसकी अदायगी हम कर रहे हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ से क्या जो डेडलाइंस है वो मीट की जाएंगी, ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो जाएगी, फुली यूटिलाइज हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छा खासा फायदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। अगला सवाल सलीम साहब आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि तालिबान के पास अमरीकी साख्ता जदीद मिसाइल्स की मौजूदगी की इत्तलात हैं, जबकि बगराम एयरबेस पर अमरीकी इंटेलिजेंस की मुमकिना वापसी की खबरें भी हैं। क्या तालिबान का अमरीकी हथियार हासिल करना और अफगानिस्तान में अमरीकी इंटेलिजेंस की दोबारा सरगर्मी से खित्ते में असरात मुरतब हो सकते हैं, और वो क्या असरात हो सकते हैं? नहीं, एक तो जो मेरी इत्तला है तो वो जो लोग हैं अमेरिकन अफगानिस्तान में वो इस मकसद के लिए नहीं हैं और वो काफ़ी अरसे से हैं वहाँ पे। और दूसरा अभी अगर अमरीकी इन हथियारों को वापस करना चाहेंगे भी तो वो नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमरीकी दोबारा अपने फुटप्रिंट के ज़रिए यहाँ पे नहीं आ सकते, अपने बूट मैदान में नहीं उतार सकते। और
सफारतकारी के ज़रिए ये मुमकिन नहीं है कि आप ये हथियार, क्योंकि वो तालिबान के अपने स्टेट की दिफा के लिए अब वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या उनको उस तरीके से फिट कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे या और उनको ये हथियार वापस देंगे। अच्छा सर, ये जो इत्तलात हैं, आपकी भी आज़ाद चैनल से बड़ी वो है सोर्सेज हैं, क्या आप समझते हैं कि ये इत्तलात दुरुस्त हैं और पाकिस्तान में भी तालिबान जो हैं उनसे मुतल्लिक कुछ दावे किए जा रहे थे, क्या वो दावे उनमें कोई हकीकत है? नहीं, मैं पर्सन इस पे कोई तहकीक तो मैंने नहीं की है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है कि जो अमेरिकियों ने हथियार छोड़े हैं तो उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिमाइंडर कि आप लोग हमें इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने सवालात भेजते रहें। दोबारा से बता दें, आपको हमारी एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे जाना है, अपने सवालात भेजने, हम उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है सियासी हो, किसी भी शोबे से रिलेटेड। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।